2019 तो जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, हमारी आपकी जेब का सवाल है, बहुत अच्छा नहीं गुजरा, बल्कि कहें खराब गुजरा। और अब हम सब लोग मिलकर के आशा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर वर्स्ट इज ओवर है तो 2020 हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर के आए, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, जो हमको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। यानी हमारी कमाई कैसे बढ़ेगी, हमारे लिए जॉब क्रिएट होगा कि नहीं होगा, ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हम सब लोगों के लिए खुशहाली कैसे आएगी। तो इस मोर्चे पर जो लोग कह रहे थे कि वर्स्ट ओवर हो गया है और यहाँ से अब चूंकि और बुरी खबर नहीं आ सकती, जीडीपी 5% पर है और अगले साल के लिए अगर अनुमान है 6% का, तो यहाँ से बढ़त शुरू हो जाएगी। लेकिन ठीक इसी वक्त 2020 शुरू होने के ही वक्त में डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, जो हमारी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने जॉश फेलमैन के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की इकोनॉमी के स्लोडाउन को समझने के लिए एक पर्चा बनाया है। और वो पर्चा ये बताता है कि इकोनॉमी दरअसल आईसीयू में है, और उसको बहुत गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। उनका कहना है कि पहले हम कहते थे कि दो बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, एक है बैंकों की बैलेंस शीट और दूसरा है बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट। लेकिन जिस पर अभी कम चर्चा हो रही है, थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, वो दो बैलेंस शीट उसमें और जुड़ गई है। तीसरी बैलेंस शीट है एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिनका ज़्यादा एक्सपोजर रियल एस्टेट में है। और रियल एस्टेट सेक्टर खुद ही बहुत बड़ी क्राइसिस में है, जिसका एक सिंपल आंकड़ा समझाने के लिए काफ़ी है कि 4.5 लाख से ज़्यादा बने हुए मकान बिक नहीं रहे हैं। तो रियल एस्टेट कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी बड़ा भारी स्ट्रेस आ गया है। ये एक बड़ा भारी बॉटलनेक है। दूसरी तरफ जो बुरी खबरें थी कि जीडीपी गिरा हुआ है, 4.5-5% के रेंज में है, 6% हो गया तो हम कहेंगे कि थोड़ी इकोनॉमी चल पड़ी। लेकिन टैक्स वसूली बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स है, एग्रीकल्चर का क्राइसिस, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद दाम सही नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है। बहुत सारे आंकड़े, बुरे समाचार लगातार लेकर के आते रहे हैं। लेकिन इसको अगर बहुत सिंपल करना हो तो दो चीज़ों से समझना चाहिए। वो ये है कि बैंकों को रिकैपिटलाइज कर देने के बाद भी ऐसा क्यों है कि क्रेडिट ऑफटेक कमर्शियल साइड का, यानी इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का नहीं बढ़ रहा है। जहां क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है वो मुद्रा लोन जैसी चीजें हैं, जहां अब एनपीए होने की शुरुआत की खबरें आने लग गई हैं। यानी कि अगर क्रेडिट ऑफटेक नहीं है तो निवेश बिल्कुल नहीं हो रहा। इसी का चक्र चलाने के लिए एक बड़ा डोज दिया गया था कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाने का, कॉर्पोरेट टैक्स का एक इंसेंटिव देने का, ताकि कंपनियों की बैलेंस शीट ठीक हो जाए। कंपनियों की बैलेंस शीट तो ठीक हो गई, इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ठीक हो गई, लेकिन निवेश को इससे भी कोई पुश नहीं मिला। इसीलिए क्रिटिक्स कहते थे लगातार कि दरअसल ये जो 1.25 लाख करोड़ का एक राहत दी गई कंपनियों को, ये पैसा पब्लिक के हाथ में दे दिया जाता, खास करके रूरल इंडिया के कंजम्पशन की कहानी को बढ़ाने के लिए खर्च कर दिया जाता, तो शायद थोड़ा सा पुश मिल सकता था। यानी इस मोर्चे पर भी बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। जो दो बातें समझने की जरूरत है वो ये है कि निवेश अब यहां से शुरू हो जाएगा, ग्रोथ यहां से शुरू हो जाएगा, ये जो लोग कहते हैं उनको दो आंकड़ों पर नजर डालना चाहिए कि पावर सेक्टर में करीब करीब कैपेसिटी का 50% बिजली बन रही है। यानी बिजली कोई लेने को तैयार नहीं है, उसको तो स्टोर नहीं किया जा सकता। यानी कि आने वाले दिनों में निवेश का कोई चक्र यहाँ से बढ़ जाए, फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो जाए, वो नहीं दिखता। सीमेंट भी दूसरी चीज़ है जिसकी खपत बढ़ने के ऑर्डर बुक में ज़्यादा देखो तो आसार नहीं दिखते। ऐसे में ये आशा लगाना कि बहुत जल्दी से कोई औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और उससे हमारा काम चल जाएगा, तो ये नाकाफ़ी है। अभी तक जो भी ग्रोथ आ रहा है ये सरकारी खर्चों की वजह से आ रहा है। अब सरकारी खर्चों का हाल ये है कि टैक्स की वसूली मंदी के कारण लगातार कम होती जा रही है। तो सरकार को जो अपने खर्चे चलाने के लिए और सामाजिक कल्याण की योजना चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, उसमें क्राइसिस है। और क्राइसिस का हाल ये है कि जो राज्य सरकारों को पैसा मिलना चाहिए वो कम होता जा रहा है। इसी के लिए सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो मूल आंकड़ा है वो है फिस्कल डेफिसिट का। सरकार कहती है ये 3.5% है, लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं, अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस पर बड़ी डिटेल में चर्चा की है कि दरअसल वास्तविक फिस्कल डेफिसिट जो कि आप पीएसयू की बैलेंस शीट पर डाल देते हैं, उसको मिलाएं तो 5.5% की है। राज्यों की फिस्कल डेफिसिट अलग है। इसीलिए ऐसे में जब तक आप बुनियादी सुधार नहीं करेंगे तब तक आप कोई ये उम्मीद मत लगाइए कि यहां से ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर हम वापस चल पड़ेंगे। तो 2020 अगर बॉटम आउट करने का
जिसको कहते हैं कि ये वर्स्ट इज ओवर वाला साल भी अगर लोग मान लें और कहें कि 2021 से तो चीज़ें रफ्तार पकड़ लेगी, तो इसमें विशेषज्ञ लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं? वो वार्निंग ये है कि जब तक आपके पास रियल डेटा नहीं होगा जिस पर कोई शक न करे, क्योंकि अब भारत के उद्योगपतियों के पास पैसा लगाने की गुंजाइश ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो पैसा बैंकों से लेते थे, बैंकों के पास पैसा नहीं है क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ है, जिसकी वसूली बैंक्रप्सी कोड के बावजूद अभी बहुत उत्साहवर्धक रही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में विदेशी निवेश को लाना जरूरी है। विदेशी निवेश लाने के लिए क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो डेटा और ईमानदार डेटा से आती है। वहां पर लगातार विवाद हो रहे हैं। दूसरा, अभी हो सकता है जो लोग इसको साइक्लिकल मानते हैं वो कह सकते हैं कि जैसा लीमन क्राइसिस के बाद हुआ था, ग्रोथ को पुश करने के लिए कई सारे साइक्लिकल फैक्टर एक साथ इकट्ठा हुए और ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपने को भ्रम में रखेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मूल रिफॉर्म की है और स्ट्रक्चरल बदलाव की है। जो कहां से आएगा, उसको लाने के लिए सबसे पहले सरकार के जो अपने बैंकिंग सिस्टम है उसको ईमानदारी से ठीक करना होगा, जिस पर बातें बहुत हुई है, काम कम हुआ है। इसी प्रकार से रेलवे जैसा जो विभाग है, जो कि बहुत बड़ा एक हमारे इंजन को चलाता है, उसमें भी ये खबर आ रही है कि फ्रेट तो ज़्यादा है, उसको कम करने की बात है और रेलवे किराया ये बढ़ा देंगे, यानी फिर वो एक प्रकार से आपके पॉकेट पर बोझ डालेगा। रोजगार जहां क्रिएट हो सकता है तेजी से, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो मजदूर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आने के बजाय अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो जब तक आप कंजम्पशन साइड में रोजगार को बढ़ाने वाला, खेती किसानी को बढ़ाने वाला, गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाए, जो खर्च करे और जिससे कि कंजम्पशन की इकोनॉमी चले, और दूसरे साइड में एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम करें और विदेशी निवेश लेकर के आएं। विदेशी निवेश लाने के लिए आपको जिस प्रकार की रियायतें, सहूलियतें, इंसेंटिव देने होंगे, आप अभी तक उसका मन नहीं बना पा रहे हैं। कैसे नहीं बना पा रहे हैं? जब यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर हुआ तो कहा गया कि अब तो भारत बड़ा अट्रैक्टिव हो गया है और अब यहां पर आकर के लोग, देखिए जैसे आईफोन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू हो गई, लोग यहां आकर के निवेश करेंगे। लेकिन तब तक अब यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर खत्म होने की खबरें आ रही हैं। वियतनाम हमसे 15% सस्ता बनता है, इसीलिए चाइना का बहुत सारा जो निवेश है, फैक्ट्रियां हैं, वो वियतनाम शिफ्ट हो गई, भारत नहीं आई जब तक कि हम उसकी तैयारी करने की बात कर रहे थे। मूल प्रश्न है कि इकोनॉमी की अगर इतनी बड़ी क्राइसिस है, जिसको अरविंद सुब्रमण्यम जैसे लोग कह रहे हैं कि आईसीयू में है, तो ऐसे में सरकार अपने तरीके से रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है, तेजी से रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? यहां पर शायद सरकार के दिमाग में पॉलिटिक्स को ड्राइव करने का जो टाइम टेबल है वो दिमाग में है। हो सकता है कि वो एक साल बर्बादी का भी और देखने को तैयार हो और 21-22 से इकोनॉमी को पुश करने के लिए कोई नियम नीतियां लेकर के आ जाए। एक चीज और रह गई जिसको पूरा कर लें, वो है निवेश की। विनिवेश की बहुत बात सुनते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, उससे बहुत पैसा आ जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी और वो पैसा खर्च कर देंगे तो कंजम्पशन बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप जब एक कोई डेडलाइन लगा करके बेचना चाहते हैं तो खरीदार बोलता है अच्छा और सस्ते में बेचो। तो अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि निवेश का जो टारगेट हमने रखा था इस साल के लिए, उसमें करीबन 50,000 करोड़ का शॉर्टफॉल हो सकता है और आने वाले साल में अगर हम चाहेंगे कि हम बीपीसीएल या ऐसी जो दूसरी यूनिट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आ जाएं, तो वो भी दिल्ली दूर है। हो सकता है वो अगले साल ना हो, उसके बाद वाले साल में हो। इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट, बैंकिंग बॉटलनेक को क्लियर करना, एनबीएफसी की सफाई करना, ये 3-4 बहुत बड़े काम हैं। जब तक इसको सरकार इमरजेंसी बेसिस पे, वॉर फुटिंग पे अटैक नहीं करेगी, तब तक आप ये मान करके चलिए कि 2020 में आर्थिक मोर्चे पर हमारे सामने बहुत अच्छी खबरें नहीं आने वाली है। अंत में अब हमारी और आपकी बात कर लें। जब ऐसे में हमारे हाथ में थोड़ा बहुत भी पैसा है, उसका हम क्या करें? क्योंकि शेयर बाजार तो बहुत तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, शेयर बाजार ने ऐसा पोलराइजेशन इतिहास में नहीं देखा। वो पोलराइजेशन क्या है? सिर्फ कुछ बड़ी लार्ज कैप कंपनियों में पैसा जा रहा है और वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं। स्मॉल और मिड कैप के सारे शेयर टूट करके 30%, 40%, 50% गिरे हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मिड कैप में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, कुछ शेयरों को देखिए, वहां पैसे लगा लीजिए। ब्याज चूंकि कम आ रहा है तो एफडी में भी ज्यादा आप पैसा रखते हैं और उसके सामने इन्फ्लेशन जोड़ लिया जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल जो है वो करीबन न के बराबर है। तो ऐसे में जो हम सोचते थे कि कुछ बचत करके हम अपनी कमाई बढ़ाने का काम कर लें, वो भी बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। तब भी ऐसे में मौका ढूंढना
और अपने पास की हुई बचत में से थोड़ी सी कमाई बढ़ाने के लिए निवेश के मौके ढूंढना, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना, ये हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि पैसे तो बहुत थोड़े से हैं। जो भी हम फिजूल खर्ची से बचा सकें और उसको निवेश में डाल सकें वो बहुत अच्छा है। शेयर बाजार वॉलेटाइल रहेगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा। अचानक होगा कि अब तो एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार कोई नई नीति लेकर के आ रही है, तो स्मॉल कैप और मीडियम कैप में, मिड कैप में बहुत मौके आ गए हैं, यहाँ पर देखना शुरू कर दें। लेकिन शेयर बाजार में सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड या एसआईपी के रूट से कोई जाना चाहे तो जाए, सीधे जाने वाला माहौल अभी नहीं है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है और पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। जब तक सरकार उसको नहीं एड्रेस करेगी तब तक 2020 के बारे में बड़ी इच्छा है कि हम ये कहें कि शुभ हो, समृद्धिशाली हो, मंगलमय हो, लेकिन ये कहना मुश्किल इसलिए है कि सचमुच अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे इस वक्त एक तरीके से जर्जर हालत में पहुंचे हुए हैं।